हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको कल पढ़ाया गया था इन्वर्जन पार्ट 1, तो आज आप देख रहे हैं हमारा क्या है, इन्वर्जन और रिवर्स पोजीशन आज का पार्ट 2 है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया ही जा चुका है कि इन्वर्जन किस लिए यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन द फर्स्ट वीडियो आई टॉट यू एवरीथिंग। फर्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी ने भी अभी इन्वर्जन के बारे में अगर बिगनिंग से नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था, तो वहाँ से आप एक आइडिया ले लेंगे, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, अगर हम इनसे सेंटेंस की बिगनिंग करेंगे तो इन्वर्जन फॉलो होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ अगर हम एक सेंटेंस और कनेक्ट करते हैं तो वी नीड कंजंक्शन व्हेन और बिफोर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंजंक्शन व्हेन या बिफोर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, कुछ बची हुई एक्सरसाइज को करते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे एडवर्बियल्स दिए गए थे और ये भी बताया गया था कि इनसे सेंटेंस की अगर बिगनिंग होगी तो डेफिनेटली हमें इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। तो इनमें से आपको डिसाइड करना होगा, इनमें से कुछ सेंटेंस सही भी हैं, कुछ सेंटेंस गलत भी हैं। तो जस्ट यू टेक योर टाइम एंड यू डिसाइड। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब किसी भी कीमत पर नहीं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मतलब किसी भी कीमत पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आइडिया आपको ये लेना होगा। लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर कलर चेंज करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पर नहीं, यू शुड एक्सेप्ट हर प्रपोजल। तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी कीमत पर तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो आपका इन्वर्जन फॉलो करेगा। तो इन्वर्जन यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी ऑक्सिलरी। तो आपको ऑक्सिलरी को क्या करना होगा, बाहर लाना पड़ेगा। तो इसका करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो इसका करेक्शन जो होगा हमारा कैसे होगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू, क्या हो जाएगा, शुड यू। ये आपका इन्वर्जन फॉलो होगा। और लास्ट में याद रखिएगा हमें फुल स्टॉप लेना है, इंटरगेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग गौर करिए, फिर उसके बाद डिसाइड हम लोग करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, इन नो वे। इन नो वे का मतलब बिल्कुल भी नहीं। यू कुड हैव पास्ड दैट टेस्ट, आप उस टेस्ट को पास कर सकते थे विदाउट चीटिंग, बिना चीटिंग किए हुए। कहने का मतलब किसी भी कीमत पर आप उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते थे विदाउट चीटिंग, बिना नकल किए हुए। तो व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली आपने नकल किया है। तो चलिए बताइए कि इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। तो देखिए गौर करिए, सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है, इन नो वे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और ऑक्सिलरी आपकी यहाँ पर है। तो इसका करेक्शन कैसे हम लोग करेंगे, इसका करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी ऑक्सिलरी काफ़ी लंबी है, तो केवल पहले ऑक्सिलरी को बाहर निकालना है। तो आप इसका करेक्शन आप जब करेंगे तो कैसे होगा, इन नो वे कुड यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड यू, ये हो जाएगा। इन नो वे कुड यू हैव पास्ड दैट टेस्ट विदाउट चीटिंग। तो अगर ऑक्सिलरी काफ़ी लंबी होगी ना, जैसे कुड है, हैव है, तो केवल पहली ऑक्सिलरी को आपको बाहर करना होगा, दूसरी ऑक्सिलरी को इंटैक्ट वहीं पर रखना होगा। बात समझ में आ रही ना। अब इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में क्या है, एट नो टाइम। एट नो टाइम मतलब किसी भी समय में नहीं। डिड आई फेल्ट अलोन। अब यहाँ पर बताइए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऑक्सिलरी भी आपकी बाहर है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिड के बाद हमें कौन सी फॉर्म लेनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फील यूज़ करना पड़ेगा। फेल्ट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से ओनली देन। ओनली देन का मतलब तब, ओनली केवल देन तब। ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने में।
अब यहाँ पर डेफिनेटली हमें इन्वर्जन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? ओनली देन। ये हमारा क्या है? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स का मतलब ये होता है एडवर्ब। तो चलिए बताइए यहाँ पर कैसे करेंगे। डिसाइडेड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर आप इसके करेक्शन की बात करेंगे तो करेक्शन आपका कैसा होना चाहिए? तो देखिए ओनली देन, इसको आपको हटाना होगा और कैसे बोलना होगा? डिड ही। और उसके बाद डिसाइडेड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? डिसाइड होगा। क्योंकि ये याद रखना होगा कि आफ्टर डिड के बाद आपको कौन सी फॉर्म लेनी होती है? यू हैव टू टेक द फर्स्ट फॉर्म, आपको फर्स्ट फॉर्म लेना होता है। चलिए और हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 में क्या लिखा है? ओनली आफ्टर, ओनली केवल आफ्टर बाद में, द मीटिंग, राइट है ना, ओनली आफ्टर द मीटिंग, केवल मीटिंग के बाद, कुड वी मैनेज सम टाइम, हम लोग कुछ टाइम को मैनेज कर सकें। तो बिगनिंग किससे हो रही है? ओनली आफ्टर से। तो आपको इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। तो कुड कहाँ पर आ जाएगा? सॉरी, कुड आपका कहाँ पर आना चाहिए? इसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओनली आफ्टर द मीटिंग। ये पूरा एकदम वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट कहाँ पर है? ये है वी। अच्छा, इन्वर्जन इसमें तो फॉलो कराया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है। मैंने ये सोच लिया कि शायद मीटिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट आपका कौन है? वी। दिस इज योर सब्जेक्ट। तो इन्वर्जन डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो किया गया। ओनली आफ्टर द मीटिंग, केवल मीटिंग के बाद, कुड वी मैनेज सम टाइम, हम लोग कुछ टाइम को मैनेज कर सकें। अब यहाँ पर 6 में क्या लिखा है? नॉट ओनली, ना केवल ही टॉट इंग्लिश, ना केवल उसने इंग्लिश पढ़ाया, बट ही ऑल्सो गाइडेड अस, बल्कि उसने हम लोगों को गाइड भी किया। तो अब यहाँ पर हमारी बिगनिंग किससे हो रही है? नॉट ओनली। तो डेफिनेटली हमें इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा टॉट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका अगर हम लोग करेक्शन करेंगे तो कैसे करेक्शन करेंगे? नॉट ओनली डिड ही, इसको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? नॉट ओनली डिड ही। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नॉट ओनली डिड ही। और ही के बाद हमें क्या यूज़ करना होगा? टीच यूज़ करना होगा, क्योंकि डिड के बाद कौन सी फॉर्म चलती है? वी हैव टू टेक द फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा करेक्शन कैसे हुआ? नॉट ओनली डिड ही टीच इंग्लिश, बट ही ऑल्सो गाइडेड। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस है। यहाँ पर डिड लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? टीच। लेकिन ये दूसरा पार्ट है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारा गाइडेड इज इंटैक्ट, गाइडेड हमारा बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर गाइड का आप इस्तेमाल मत करिएगा। इसी तरीके से लिटिल, ना के बराबर, डिड दे नो, ना के बराबर वे लोग जानते थे, व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू, कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो आप लोग डिसाइड करिए सेंटेंस इज राइट रॉन्ग। इफ यू टॉक अबाउट इन्वर्जन, अगर हम लोग इन्वर्जन की बात करें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लिटिल के बाद आपकी ऑक्सिलरी क्या लगी हुई है? डिड, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? दे। तो ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से सेल्डम मीन्स ना के बराबर, शी विल पे अटेंशन टू आवर एडवाइस, ना के बराबर वो हम लोगों की एडवाइस पर ध्यान देगी। तो सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है? सेल्डम से। तो हमें इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल यहाँ पर आ जाएगा आपका, और सी इधर आएगा। तो कहने का मतलब हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्शन जो होगा सेल्डम, विल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सी, और लास्ट में हमारा पॉइंट ही रहेगा, इंटरोगेशन मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से नेवर आई हैव फेल्ट सो बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब एक तरीके से जैसे आदमी को बेट्रे किया गया, धोखा मिल गया। तो यहाँ पर कह रहा है नेवर आई हैव फेल्ट सो बिट्रेड, कभी भी मैंने इतना ज़्यादा बिट्रेड महसूस नहीं किया, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे लोगों ने इतना ज़्यादा बिट्रे किया, धोखा दिया, उस चीज़ को मैंने कभी भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया। सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है? नेवर से। तो ऑक्सिलरी आपकी पहले आएगी। तो करेक्शन आपका क्या होना चाहिए? नेवर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? नेवर हैव आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेवर हैव आई। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जितने भी पिछले वीडियो में आपको एडवर्बियल्स दिया गया था, अगर सेंटेंस की बिगनिंग आप उनसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको इन्वर्जन फॉलो करना होगा। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10 में क्या लिखा हुआ है? नो सूनर वी हैड अराइव्ड, मतलब जैसे ही हम लोग आए
When the meal was served, वैसे ही meal मतलब खाना was served, उसको लगाया गया। तो चलिए डिसाइड करिए क्या प्रॉब्लम है। सेंटेंस की बिगनिंग आपने किससे किया? नो सूनर से। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी यहाँ पर है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा? नो सूनर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? हैड वी, और उसके बाद हो जाएगा अराइव्ड। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी होगी, जब सेंटेंस की बिगनिंग नो सूनर से होगा तो डेफिनेटली आपको इन्वर्जन तो लेना ही होगा। साथ ही साथ नो सूनर के साथ आपको कंजंक्शन हमेशा क्या लेना होता है? देन यूज करना होता है। और अगर हम इसके रीजन को जानने की कोशिश करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो इसके पीछे रीजन जो होता है, ये सूनर हमारा कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आपको मिलता है? देन। तो इस सेंटेंस में दो प्रॉब्लम है, नो सूनर हैड वी अराइव्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा? देन, और बाकी चीज़ें एकदम इंटैक्ट वैसे ही रहेंगी। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो नो सूनर, कभी कभी नो सूनर डिड होता है, वो टेंस पर डिपेंड होता है कि विच टेंस हैज़ बीन यूज्ड, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। और नो सूनर के साथ आपको ऑक्सिलरी क्या लेना होगा? देन, सॉरी, नो सूनर के साथ आपको कंजंक्शन क्या लेना होगा? देन इस्तेमाल करना होगा। फिर उसके बाद देखिए नो वेयर, कहीं भी नहीं। यू कैन फाइंड सो एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, कहने का मतलब कहीं पर भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल को नहीं पा सकते। अब बिगनिंग किससे हुई है? नो सूनर, ऑक्सिलरी आपकी यहाँ है, तो इस ऑक्सिलरी को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। आप कैसे बोलेंगे? नो सूनर कैन यू, ये आपका करेक्शन होगा, नो सूनर कैन यू। इसी तरीके से ऑन नो अकाउंट, किसी भी कीमत पे नहीं। आई शैल अलाउ देम, मैं उन लोगों को अलाउ करूंगा, टू यूज माई प्रॉपर्टी, मतलब मेरे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का। तो चलिए बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है? ऑन नो अकाउंट, किसी भी कीमत में नहीं। तो ऑक्सिलरी हमारी क्या होगी? शैल पहले आएगा, तो कहने का मतलब ऐसे होगा हमारा शैल आई। तो कैसे हम बोलेंगे? ऑन नो अकाउंट शैल आई अलाउ देम टू यूज माई प्रॉपर्टी। ये चीज़ गलत, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शैल आई। और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, कहीं पर भी सेंटेंस की बिगनिंग अगर आपकी शो से हो और उसके बाद आपका एडजेक्टिव मिले और एडवर्ब मिले, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे? यहाँ पर आपको, हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना होगा? कोई ना कोई आपको ऑक्सिलरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऑक्सिलरी लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को गौर से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा सो फास्ट, इतना तेज, और ऐसी सिचुएशन में शो का मतलब क्या होता है? इतना। जैसे आदमी नहीं बोलता इतना तेज, इतना बुद्धिमान, राइट। तो यहाँ पर देखिए शो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा होगा, फिर उसके बाद आपको ऑक्सिलरी लेना होगा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। मतलब शो हमारा क्या है? दिस इज योर एडवर्ब, मतलब ये आपका एडवर्बियल है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा? सो फास्ट, इतना तेज, ये हमारा एडवर्ब है। सो फास्ट, इतना तेज। ही कुड रन, वो दौड़ सका। दैट ही ओवरटुक अस, कि वो हम लोगों से ओवरटेक कर गया, मतलब आगे निकल गया। ओवरटेक होने का मतलब आगे निकल जाना। तो बताइए इसका करेक्शन क्या होगा? इन्वर्जन तो लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? सो फास्ट। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी क्या? कुड बाहर लाएंगे, सो फास्ट कुड ही, और उसके बाद होगा रन। दैट, और दूसरा पार्ट एकदम वैसे ही रहेगा, ही ओवरटुक अस। ही ओवरटुक अस का मतलब कि वो हम लोगों से आगे निकल गया। या मान लिया जाए अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है, सपोज करें अगर आपके सामने कोई एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव पर भी यही रूल लागू होगा। देखिए दो सेंटेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं और उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा द बॉय, और उसके बाद लिखा इज सो वीक, लड़का इतना कमजोर है, दैट ही कैनॉट पास, दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहां पर देखिए कोई एम्फेसिस नहीं पड़ रहा, कोई इन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर कह रहा द बॉय इज सो वीक,
लड़का इतना कमज़ोर है दैट ही कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर मान लिया जाए आपको इन्वर्जन फॉलो कराना है, तो आप क्या करेंगे, शो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीक। ये वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। शो वीक, फिर ऑक्सिलरी आपकी क्या है, इज। शो वीक इज द बॉय, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकता है। तो दोनों ही तरीका हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर कोई एम्फेसिस नहीं पड़ रहा, कोई जोर नहीं पड़ रहा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस पड़ रहा है। शो वीक, इतना कमज़ोर, इज़ द बॉय, लड़का है, दैट के ही कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकता है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इन्वर्जन लागू कराया जाता है, कहाँ कहाँ लागू कराया जाता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि और हम लोग इन्वर्जन कहाँ कहाँ फॉलो करा सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ रूल और रेगुलेशन हैं दैट इज़ वेरी यूज़फुल, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो यहाँ पर जैसे एक कॉन्सेप्ट और समझिए, एक होता है नॉर, या इसी के लिए हम लोग बोलते हैं नीदर। नीदर भी पढ़ सकते हैं या नॉर भी पढ़ सकते हैं। और एक होता है शो, बिल्कुल अभी आप लोगों ने शो पढ़ा। तो नॉर या नीदर, दे आर नेगेटिव, ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और शो जो है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए अब थोड़ा सा इनका यूज़ भी समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कोई सेंटेंस किसी ने बोला और उसको आपको शॉर्ट में रिप्लाई देना है, मतलब शॉर्ट में उसको जवाब देना है, तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, नॉर की या नीदर की या शो की। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शो, एंड नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नॉर या नीदर यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिखा जॉन कुड नॉट पास द टेस्ट। अब यहाँ पर लिखा है जॉन कुड नॉट पास द टेस्ट। अब कोई कह रहा है कि जॉन जो है वो टेस्ट को पास नहीं कर सका, और आपने, जैसे मान लिया जाए दो इंसान हैं, एक को हम बोल रहे हैं जॉन कुड नॉट पास द टेस्ट, जॉन टेस्ट को पास नहीं कर सका, और आपसे पूछा जा रहा आपने, तो आप बोलेंगे मैं भी। तो मैं भी का मतलब यही हुआ कि मैं भी टेस्ट को पास नहीं कर सका। उसने शॉर्ट में बोला जॉन टेस्ट को पास नहीं कर सका, मैं भी का मतलब मैं भी पास नहीं कर सका। तो आपको नेगेटिव में रिप्लाई करना, मैं भी पास नहीं कर सका। तो नेगेटिव के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे बोलेंगे, नॉर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कुड आई, नॉर कुड आई। तो ये भी हमारा एक क्या है, इन्वर्जन। इसको आप ऐसे कभी मत बोलिएगा कि नॉर और उसके बाद लिखा आई कुड, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका सही माना जाएगा। जैसे मान लिया जाए अगर हमने कहा जॉन और उसके बाद हमने लिखा कुड पास द टेस्ट, जॉन कुड पास द टेस्ट, सपोज। अब यहाँ पर कह रहा है कि जॉन कुड पास द टेस्ट, मतलब जॉन टेस्ट को पास कर सका, और आप, तो आपने कहा मैं भी, तो मैं भी का मतलब मैं भी टेस्ट को पास कर सका। ये पहले सेंटेंस से आपको आइडिया लेना होगा। अगर पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उधर या तो आप नाइदर लेना या तो नॉर लेना। अगर पहला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उधर शॉर्ट में रिप्लाई के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, शो। तो जॉन टेस्ट को नहीं पास कर सका, मैं भी, तो आप क्या बोलेंगे, शो कुड आई। तो इसका मतलब मैं भी टेस्ट को पास कर सका। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। और समझ लेते हैं अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। देखिए और चीज़ें हम लोग समझते हैं। सपोज करें यहाँ पर लिखा हुआ है सी और उसके बाद लिखा इज और उसके बाद लिखा गोइंग टू दिल्ली, सी इज गोइंग टू दिल्ली, और उसके बाद हमने लिख दिया टुमारो। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रही है। अब आपको रिप्लाई करना मैं भी का मतलब मैं भी जा रहा हूँ। या मान लिया जाए किसी ने कहा मेरा भाई भी, सपोज करें मेरा भाई भी, सी इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रही है, और आपको बोलना है कि मेरा भाई भी। तो कहने का मतलब मेरा भाई भी जा रहा है। तो मेरा भाई की इंग्लिश क्या होती है, माई ब्रदर। और आपको यहाँ से आइडिया लेना होगा ऑक्सिलरी कौन होगी। तो माई ब्रदर इज सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग आप इज लेंगे क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सो इज माई ब्रदर, ये भी आपका इन्वर्जन है, सो इज माई ब्रदर। और इसी बात को अगर आपको नेगेटिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए
शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया टुमारो, वो कल दिल्ली नहीं जा रही है। और इस बार मान लिया जाए आप अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आपने कहा मैं भी का मतलब मैं भी नहीं जा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई होगी, और आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें एम यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम दो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, नॉर एम आई, या आप बोल सकते हैं नाइदर एम आई। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में रिप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वर्जन। किसका इस्तेमाल करके? इन्वर्जन का यूज़ करके। और भी समझना है कि और कहाँ कहाँ इन्वर्जन यूज़ हो जाता है, तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। कभी कभी इन्वर्जन जो होता है मतलब एक तरीके से लिटरेरी स्टाइल का मतलब समझते हैं ना, ये लिटरेचर में ही काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी मेन वर्ब जो होती है वो आपकी इन्वर्टेड होती है, मेन वर्ब इज इन्वर्टेड। मेन वर्ब इज इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अभी आपने देखा कि सब जगह ऑक्सिलरी पहले आ रही थी, जितना भी अभी इन्वर्जन आपको पढ़ाया गया उसमें सब जगह क्या आ रही थी? ऑक्सिलरी। और अगर मान लिया जाए मेन वर्ब कहाँ पहले आती है? सब्जेक्ट के पहले। जैसे मेन वर्ब समझते होंगे स्लीप, गो, राइट, ये हमारी मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी क्या होती है हमारी? कैन, कुड, शैल, शुड, ये हमारी क्या है? ऑक्सिलरी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया जाए सेंटेंस आपका, अगर सेंटेंसेस आपके स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होता है? मान लिया जाए प्लेस या डायरेक्शन, मान लो प्लेस और डायरेक्शन। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? प्लेस या डायरेक्शन। प्लेस का मतलब जगह, डायरेक्शन का मतलब कोई दिशा। और ये प्लेस या डायरेक्शन जो होते हैं ये हमारे एडवर्ब ही होते हैं। प्लेस और डायरेक्शन को हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? एडवर्ब ही होते हैं। अब मान लिया जाए किसी सेंटेंस की बिगनिंग आप प्लेस या डायरेक्शन से शुरू कर रहे हैं, तो प्लेस में दो वर्ड बड़े पॉपुलर होते हैं, एक वर्ड है आपका हियर और एक वर्ड है आपका देयर। तो ऐसी सिचुएशन में कहने का मतलब कि जब सेंटेंस की बिगनिंग आप हियर या देयर से करेंगे तो केवल आपको मेन वर्ब को पहले लाना, ऑक्सिलरी को नहीं लाना। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया, हियर और उसके बाद लिखा हुआ है जॉन और उसके बाद लिखा कम्स। और इस सिचुएशन में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाना। जैसे मान लिया जाए जॉन आ रहा है तो आपने बोला कि यहाँ जॉन आ रहा है, देखिए ये जॉन आ रहा है, तो हमने शुरुआत किससे किया? हियर जॉन कम्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के बिगनिंग हमने हियर से किया है तो मेन वर्ब आपकी पहले आएगी। तो अगर आप इसका करेक्शन करेंगे तो क्या होगा? हियर कम्स और उसके बाद क्या हो जाएगा? जॉन, हियर कम्स जॉन। ये सेंटेंस आपका सही होगा, हियर कम्स जॉन। तो कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस आपका प्लेस से शुरू हो या डायरेक्शन से शुरू हो तो मेन वर्ब जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब वो पहले आ जाती है। जैसे एक सिचुएशन और समझते हैं, मेन वर्ब आपकी पहले आ रही है तो एक सिचुएशन और एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा देयर और उसके बाद लिखा है योर फादर गोस। अब कोई कह रहा है कि देयर योर फादर गोस। देयर योर फादर गोस का मतलब कि वहाँ देखो तुम्हारे फादर जा रहे हैं। देयर योर फादर गोस, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर हमें इन्वर्जन मतलब मेन वर्ब को पहले लाना होगा। अगर हम इसके करेक्शन की बात करें तो क्या होना चाहिए? देयर और उसके बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब क्या है? गोस। इसमें ऑक्सिलरी की ज़रूरत नहीं है, डू या डस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देयर गोस और उसके बाद क्या हो जाएगा? योर और उसके बाद क्या होगा? फादर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है? प्लेस है। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन की बात किया जाए या प्लेस की बात किया जाए, अगर उससे सेंटेंस की अगर आपने बिगनिंग किया तो डेफिनेटली आपको क्या फॉलो कराना होगा? यू हैव टू फॉलो इन्वर्जन। और ऐसी सिचुएशन में ऑक्सिलरी नहीं, मेन वर्ब पहले आएगी। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया इन और उसके बाद लिखा फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क। इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क मतलब मेरे डेस्क के सामने। देखिए डायरेक्शन भी है या प्लेस भी है। इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क, मेरे डेस्क के सामने। और उसके बाद लिखा स्टूड। स्टूड मतलब खड़ी हुई, अ टॉल।
और टॉल का मतलब एक लंबी से, गर्ल मतलब एक लड़की। देखिए यहाँ पर इन्वर्जन फॉलो किया गया। सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है? इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क, मतलब मेरे डेस्क के सामने। अब इसी चीज़ को चाहे आप प्लेस माने चाहे डायरेक्शन माने, सेंटेंस की बिगनिंग आपने इससे किया तो यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब आपकी क्या हो गई? पहले आ गई। तो यहाँ पर आपकी मेन वर्ब क्या हो रही है? इन्वर्ट हो रही है। इस बात को आप ऐसे नहीं बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क अ टॉल गर्ल स्टूड, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए हमने लिखा इनटू द रूम, इनटू द रूम, कमरे के अंदर केम आए, और उसके बाद 3 नर्सेस, कितनी नर्स आई? 3 नर्सेस आई। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस की बिगनिंग किससे हो रही है? इनटू द रूम। ये आपका प्लेस भी हो सकता है और इट में भी डायरेक्शन। तो हमने क्या किया? मेन वर्ब को पहले किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बाद में किया। ये क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लिया जाए, सपोज करें यहाँ पर सभी आपको नाउन दिखाई पड़ा, और अगर मान लिया जाए प्रोनाउन आ रहा है इसकी जगह पर, सपोज करें इसकी जगह पर अगर प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब कि प्रोनाउन के साथ आप मेन वर्ब को पहले नहीं करेंगे, प्रोनाउन के बाद ही मेन वर्ब आएगा। पहले प्रोनाउन आएगा फिर उसके बाद मेन वर्ब। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया हियर, और उसके बाद लिखा है सी, और उसके बाद लिखा कम्स। अब मान लिया जाए वो आ रही तो हम क्या बोलेंगे? हियर सी कम्स, यहाँ वो आ रही है। और इसको कंटिन्यूअस में भी नहीं बोलना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। देखिए ये सी आपका क्या है? इट इज़ योर प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन है। तो ऑक्सिलरी को आपको, सॉरी मेन वर्ब को आपको यहाँ नहीं लाना होगा, ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये रूल जो है वो प्रोनाउन के साथ फॉलो नहीं कर पाएगा, ये हमेशा किसके साथ फॉलो करेगा? नाउन के साथ ही। अब जैसे मान लिया जाए देयर, और उसके बाद लिखा दे, और उसके बाद लिखा गो, देयर दे गो, वहाँ वे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा दे क्या है? इट इज़ योर प्रोनाउन, तो इसके साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सारी डिटेल से आपको बातें समझाई गई कि इन्वर्जन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। और अगर आपने इसको बड़े डिटेल से पढ़ लिया तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन में ये चीज़ आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Meet you in the next video. Thanks a lot.